नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हिस्ट्री शीटर और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। हिस्ट्री शीटर में हम आपको ऐसे दूरदांत अपराधियों के बारे में बताते हैं जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाया, कानून को खुलेआम चेतावनी दी। आज हम बात कर रहे हैं डाकू मलखान सिंह की, या यूं कहें बागी मलखान सिंह की। करीब एक दशक तक मलखान सिंह ने बीहड़ पर राज किया। इस दौरान कई राज्यों में दहशत फैलाई, कई वारदातों को अंजाम भी दिया है। अन्याय के खिलाफ उठाई गई मलखान सिंह की बंदूक जब गरजी तो मानो बीहड़ों में आग बरसने लगी। बीहड़ से सटे इलाकों में मलखान सिंह का ऐसा खौफ था कि जिस रास्ते से मलखान सिंह गुजरता था, लोग उस रास्ते पर गलती से भी जाने की हिम्मत नहीं करते थे। सभी जानते थे कि अगर उनका सामना मलखान सिंह से हो गया तो मौत लगभग तय है। खुद को बागी कहलाने वाले मलखान सिंह को डाकू शब्द से सख्त नफरत थी। कहा जाता है कि इस बात को लेकर एक फरमान भी जारी किया था। समय के साथ मलखान की दहशत इतनी बढ़ गई कि उस दौर के दूसरे गिरोह भी मलखान सिंह की ताकत और दबदबे को मानने लगे थे। यहां तक कहा जाता है कि कई गिरोहों ने मलखान सिंह को अपना दस्यु सम्राट तक मान लिया था। राजस्थान के भिंड में कानून से कटे हुए किसानों के हट ने एक खास तरह के व्यक्तित्व को जन्म दिया। अपनी जमीन के लिए वफादार और अन्याय का बदला लेने की जिद ने एक डाकू को जन्म दिया, जिसे दुनिया ने जाना मलखान सिंह के नाम से। यही वो डाकू है जो खुद को बागी कहना पसंद करता है। बिलाव गांव का मलखान सिंह ऐसा ही एक व्यक्ति था। निचली जाति का मिर्धा होने के बावजूद मलखान सिंह 1976 में उच्च जाति के उत्पीड़क से बदला लेने के लिए भगोड़ा बन गया। बीहड़ में डाकू मलखान सिंह का दबदबा ऐसा था कि उस वक्त के सभी प्रमुख गिरोहों ने मलखान सिंह को दस्यु सम्राट का खिताब दे दिया। चंबल के बीहड़ों में एक समय ऐसा भी था जब डाकू मलखान सिंह का नाम सुनते ही लोग सहम जाते थे। भिंड के बिलाव गांव से निकलकर मलखान सिंह ने न सिर्फ अपना गिरोह बनाया, बल्कि एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई वारदातों को अंजाम भी दिया। अपहरण और डकैती की लगातार हो रही वारदातों के चलते ही मलखान सिंह बहुत जल्द पूरे इलाके में खौफ का दूसरा पर्याय बन गया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान तक फैले इस गिरोह की चर्चा चारों ओर होती थी। राजस्थान के बीहड़ के डाकू मलखान सिंह की एक समय तूती बोला करती थी। डाकू मलखान सिंह को डकैतों का राजा कहा जाता था। मलखान सिंह को डाकुओं से इतनी ज्यादा चिढ़ थी कि मलखान सिंह को जो भी डाकू कहता उसे वो मौत के घाट उतार देता। मलखान सिंह को बागी कहलवाना बहुत पसंद था, क्योंकि मलखान सिंह खुद को बागी मानता था। उसका साफ कहना था कि वो सिर्फ और सिर्फ बागी है, कोई डाकू नहीं। हालांकि विरोधी मलखान सिंह को डाकू कहना ही पसंद करते थे। अब ऐसे में उनके खिलाफ मोर्चा संभाला
और मलखान सिंह ने फरमान जारी कर दिया कि जो भी डाकू कहेगा वो मौत की नींद सोएगा। इस ऐलान से इलाके में ऐसी दहशत फैली कि लोग सपने में भी डाकू कहने से डरने लगे। मलखान सिंह चंबल भिंड मुरैना का ऐसा नाम जिसके नाम पर तमाम तरह की किंवदंतियां, कहानियां सालों तक बल्कि आज तक भी प्रचलित हैं। कोई उसको चंबल का शेर, कोई दस्युओं का राजा, और जो उसके ठाठ बाट और उसकी निराली शान थी, पूरे भिंड मुरैना में आज भी उसके गीत गाए जाते हैं। वो उसकी जो शुरुआत हुई अपने ही एक साधारण परिवार जो भिंड के अंदर गांव था, बिलाव गांव से शुरुआत हुई थी, जहां पर उसका एक नॉर्मल जिंदगी थी। परंतु उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जहां पर कैलाश पंडित और उसके परिवार के साथ उसकी रंजिश होगी, और रंजिश की वजह एक मंदिर था। मंदिर पर जो जगह थी उस पर कैलाश पंडित, जो कि दबदबे वाले लोग थे, उन्होंने अपना कब्जा कर रखा था। वो मंदिर और उसके आसपास की जमीन को छुड़वाना चाहता था, परंतु मलखान सिंह की उन्होंने चलने नहीं दी। इस वजह से उनमें आपस में रंजिश रही और बहुत लंबे समय तक उनकी रंजिश रही। इसी वजह से उसने मलखान सिंह और ने कैलाश पंडित से बदला लेने के लिए वो तमाम कोशिशें की जो उस समय के इतिहास के अंदर जानी जाती हैं। राजस्थान के भिंड जिले के बिलाव गांव में जन्मा डाकू मलखान सिंह बाकी लोगों की तरह ही गांव का निवासी था, लेकिन उसे अन्याय पसंद नहीं था। जानकारी के अनुसार मलखान सिंह का गांव के सरपंच कैलाश नारायण के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। दरअसल सरपंच ने मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण कर लिया, जिसके चलते दोनों के बीच विवाद चल रहा था। कहा जाता है कि मंदिर की जमीन के विवाद पर ही मलखान सिंह को चंबल का डकैत बनना पड़ा। गांव में कैलाश नारायण का दबदबा था और गांव की 75% जमीन पर कैलाश नारायण के परिवार का ही कब्जा था। इसमें ज्यादातर जमीन गरीबों की छीनी हुई थी। कैलाश नारायण की पहुंच सरकार में मंत्रियों तक थी और इसीलिए वो गांव में मनमानी करता था। उसे किसी का भी डर नहीं था। पुलिस भी सरपंच का ही पक्ष लेती और जो भी उसके खिलाफ आवाज उठाता तो उसका बुरा हाल हो जाता, उसकी पिटाई की जाती। ये बात गांव के 17 साल के मलखान सिंह को बहुत बुरी लगती थी। वो उसका पुरजोर विरोध भी करता था, लेकिन सरपंच के दबदबे के आगे मलखान सिंह की नहीं चली। मलखान सिंह ने 1972 में जुल्म और पुलिसिया रवैये से तंग आकर बंदूक उठाई। कैलाश पंडित का दबदबा बहुत था, पुलिस में और सरकार में उसका बहुत बड़ा रसूख था। उसने मलखान सिंह के दोस्त का मर्डर करा दिया। उसके बाद में धीरे धीरे इतनी बात आगे बढ़ी कि उसने मलखान सिंह पर भी अटैक करने की कोशिश की, परंतु मलखान सिंह भाग गया और मलखान सिंह ने बीहड़ का, जंगल का रास्ता अपना लिया। उसकी कार करने का तरीका, उसकी डकैती करने का, उसकी किडनैपिंग करने का तरीका बिल्कुल और डकैतों से अलग था। इसलिए उसको दस्यु का एक लीडर बनाया गया, डकैतों का एक लीडर माना गया कि इसके एक सिद्धांत है। वो अपने हाथ में लाउड स्पीकर रखता था, जिस गांव में जाता था लाउड स्पीकर से अनाउंस करता था कि मैं आज तुम्हारे गांव में रुका हुआ हूं। दूरबीन से दूर दूर तक वो जंगल के अंदर देखता था, पहाड़ों के पार जाकर देखता था, बीहड़ में देखता था कि कौन पुलिस वाले, कौन लोग उसका पीछा कर रहे हैं, और इसलिए उसको अपने तरह से एक अलग तरह से उसने बनाया। धीरे धीरे उसने हथियार इकट्ठे करने के लिए किडनैपिंग, डकैती और तमाम वो चीज़ें की और पैसा प्रोक्योर किया। और उसने कोशिश की कि जो बिल्कुल ऑटोमेटिक अमेरिकन वेपन्स हैं वो किसी तरह से हासिल किए जाएं, और उसने किए भी। मलखान सिंह के गांव के दबंगों ने जब मनमानी शुरू की तो उसने जवाब दिया, जिसके चलते उसे कुछ दिन के लिए जेल भी जाना पड़ा। ऐसे में जब मलखान ने बंदूक उठाई तो पूरा चंबल गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। 1972 से 75 के बीच मलखान सिंह पर डकैती के 3 मामले दर्ज कर दिए गए। इन सब के बीच 1976 की 5 मई को एक ऐसी घटना हुई जिसने जमीन विवाद का खूनी रूप ले लिया। जब मलखान ने सरपंच कैलाश को मारने की कोशिश की, लेकिन इस मामले में एक दूसरे व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। 6 गोलियां लगने के बाद भी कैलाश बाल बाल बच गया।
इस घटना के बाद मलखान उत्तर प्रदेश के जालौन चला गया, जहां कुछ रिश्तेदारों और डकैतों के साथ मिलकर उसने चंबल का सबसे बड़ा सशस्त्र गिरोह बनाने की नींव रखी। 70 और 80 के दशक में वो तमाम चीजें उसने की जिसके बारे में कोई भी आम आदमी सोच नहीं सकता, परंतु उसके एक सिद्धांत थे। उसके सिद्धांत इतने अडिग और एक उस पर अमल करने वाले थे। वो खुद भी अमल करता था और अपने गैंग के तमाम मेंबर्स से कहता था कि यदि उसने किसी महिला पर हाथ डाला डकैती के दौरान या आम तौर पर भी, तो उसका कत्ल कर दिया जाएगा। बल्कि उसका खौफ इतना था कि जिस काम को पुलिस नहीं कर पाई उसको मलखान सिंह डकैत ने कर दिया। जो भिंड मुरैना का इलाका था, भीड़ का इलाका था, वहां पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि किसी लड़की को छेड़ सके, उसके साथ बलात्कार या उसका अपहरण कर सके। यदि उसको पता लगता था तो चौराहे पर खड़े करके उसको गोली मार दी जाती थी। इसलिए उसको एक आदर्श के रूप में देखा जाता था। और उस समय जो प्रचलित गैंग थे उनके साथ जो उसकी राइवलरी थी, परंतु उसने उसके भी सिद्धांत बनाए। उसने किसी को भी जान से नहीं मारा। अपने राइवल गैंग के जो मेंबर्स थे उनको गोली मारकर छोड़ देता था। इसलिए उसको लोग अपने आदर्श के रूप में दूसरे डकैत मानने लगे। चंबल के बीहड़ में मलखान की गैंग ने दर्जनों अपहरण और लूट की घटनाओं को अंजाम दिया। फिरौती और लूट से मिले पैसों से मलखान ने नए नए हथियार खरीदे। धीरे धीरे उसकी गैंग में डकैती की संख्या बढ़कर 100 से ज्यादा हो गई और देखते ही देखते मलखान सिंह की गैंग भिंड, मुरैना, इटावा, जालौन, आगरा, धौलपुर तक सक्रिय हो गई। इन इलाकों में मलखान सिंह की गैंग ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम देने लगी। मलखान सिंह के पास सेल्फ लोडिंग अमेरिकन राइफल के साथ साथ उसकी गैंग में पुलिस से ज्यादा नए हथियारों की भरमार। आधुनिक हथियारों के दम पर मलखान सिंह ने जिस इलाके में कदम रखा, के बीहड़ में मलखान की गैंग ने दर्जनों अपहरण और लूट की घटनाओं को अंजाम दिया। फिरौती और लूट से मिले पैसों से मलखान ने नए नए हथियार खरीदे। धीरे धीरे उसकी गैंग में डकैतों की संख्या बढ़कर 100 से ज्यादा हो गई। देखते ही देखते मलखान सिंह की गैंग भिंड, मुरैना, इटावा, जालौन, आगरा, धौलपुर तक सक्रिय हो गई। इन इलाकों में मलखान सिंह की गैंग की ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम देने की तस्वीरें सामने आने लगी। मलखान सिंह के पास सेल्फ लोडिंग अमेरिकन राइफल के साथ उसकी गैंग में पुलिस से ज्यादा नए हथियारों की भरमार थी। आधुनिक हथियारों के दम पर मलखान सिंह ने जिस इलाके में कदम रखा वहीं उसकी तूती बोली। वक्त के साथ मलखान सिंह का खौफ लगातार बढ़ता चला गया और खौफ इतना ज्यादा फैला कि बीहड़ में सिर्फ उसका ही आदेश चलता था। अन्याय और अत्याचारों के खिलाफ मलखान सिंह की बंदूक ने ऐसी आग उगलनी शुरू की कि अत्याचार करने वाले लोग उसके नाम से डरने लगे। मलखान सिंह ने अपनी गैंग के लिए नियम कायदे बनाए जो अन्य डाकुओं से अलग थे। मलखान सिंह की गैंग सदस्यों के लिए सबसे बड़ा नियम था कि कोई भी किसी महिला पर गंदी नजर नहीं डालेगा। मलखान सिंह ने फरमान जारी किया कि कोई भी रेप अगर करता है तो उसे चौराहे पर खड़ा करके गोली मार दी जाएगी। रेप के कई मामले सामने आए। मलखान ने ऐसा किया भी और उसके बाद चंबल के आसपास के इलाकों में रेप होने बंद हो गए। कोई भी महिला अगर सामने आती तो मलखान सिंह की गैंग के लोग गर्दन झुकाकर उसके पैर छूकर आगे बढ़ जाते। मलखान सिंह के बीहड़ों की तरफ जाने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। गांव में मंदिर की जमीन को लेकर मलखान सिंह का विवाद गांव के सरपंच से ही हो गया। पुलिस कार्रवाई हुई और जब दबाव बना तो मलखान सिंह ने बीहड़ों की तरफ जाने का फैसला कर लिया और महज 17 साल की उम्र में ही मलखान सिंह बीहड़ों की तरफ निकल गया और यहीं रहकर उसने अपना गिरोह बनाया। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि मलखान सिंह के गिरोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या बहुत कम समय में 100 के पार पहुंच गई और इसी वजह से मलखान सिंह का नाम चंबल के बीहड़ों में
सबसे मशहूर और बड़े बागियों में शामिल हो गया। चंबल में 70 से 80 के दशक में कई और गिरोह भी थे, लेकिन मलखान को सभी दस्यु सम्राट कहा करते थे। 1980 के आते आते मलखान की गैंग पर 94 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके थे, जिसमें दर्जनों मामले हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, डकैती जैसे संगीन जुर्मों से जुड़े हुए थे। मलखान पर कई पुलिस वालों को मारने के भी आरोप लगे। दिनों दिन बढ़ते आतंक के चलते सरकार की भी चिंता बढ़ने लगी। सरकार ने मलखान पर कानून का शिकंजा कसना शुरू कर दिया, लेकिन मलखान सिंह की गैंग के पास आधुनिक हथियार और बड़ी गैंग ने पुलिस के हाथ पांव फुला दिए। सरकार को मजबूर होकर मलखान सिंह पर 70,000 का इनाम घोषित करना पड़ा। पुलिस ने कई बार मलखान सिंह और उसकी गैंग की घेराबंदी की, लेकिन पुलिस के हाथ कोई नहीं लगा। कुछ ही समय में मलखान सिंह दहशत का दूसरा नाम बना, जिसके चलते पुलिस की तैयारी लगातार मजबूत होती चली गई। सरकार ने पुलिस को फ्री हैंड दिया, जिससे डाकू मलखान सिंह को अपने पांव वापस खींचने पड़े। लेकिन एक दशक तक बीहड़ में राज करने के बाद मलखान सिंह ने अत्याचार और अत्याचारियों के दिल में ऐसा खौफ भरा कि वो मलखान सिंह के नाम से कांपते थे। डाकू मलखान सिंह के आत्मसमर्पण की कहानी पहली नजर में किसी फिल्मी कहानी जैसी लगती है, लेकिन हकीकत है करीब एक दशक तक पीहड़ों को अपनी बंदूक की आवाज से थर्राने वाले डाकू मलखान सिंह ने जुर्म का रास्ता छोड़ने का फैसला कर लिया था। हालांकि इसके पीछे कई वजह रही, उनमें से एक थी सरकार और पुलिस की घेराबंदी। पीहड़ में खुद को घिरता देख मलखान सिंह ने अपराध की दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। जब जुर्म की दुनिया में कदम रखा तो दस्यु सम्राट का दर्जा मिला और छोड़ा तो पहले वाली जिंदगी। अपराध की दास्तां दस्यु राज मलखान। सरकार ने कसी कमर, मलखान ने डाले हथियार। काम आई युक्ति, आतंक से मिली मुक्ति। 1982 में भले ही मलखान सिंह ने सरेंडर कर दस्यु जीवन को अलविदा कह दिया, लेकिन उसके पहले चंबल और उसके आसपास के बीहड़ में मलखान का नाम आतंक का दूसरा पर्याय बन चुका था। निजी दुश्मनी और बदले की आग में उसने सालों तक बीहड़ की खाक छानी और बंदूक की जोर पर ऐसी दहशत कायम की जिसने आम लोगों के साथ साथ उस समय की सरकार के लिए भी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर डाली। जरा सोचिए, जिस दौर में पुलिस के पास अत्याधुनिक हथियारों का टोटा रहता था, उस समय भी मलखान की गैंग अमेरिकन सेल्फ लोडिंग राइफल के साथ साथ AK-47 जैसी ऑटोमेटिक हथियारों से लैस थी। ऐसे में आप कल्पना कर सकते हैं कि जो 2 दर्जन से भी ज्यादा हथियारबंद साथियों के साथ बीहड़ पर राज करने वाले मलखान से दो हाथ करने की हिम्मत पुलिस वाले कैसे जुटा पाते थे। ऐसे में सरकार के सामने 2 ही विकल्प थे। पहला ये कि मलखान के खिलाफ बीहड़ में बड़ी फोर्स उतारी जाए और पूरी गैंग का सफाया कर दिया जाए, और दूसरा मलखान पर ऐसा दबाव बनाया जाए जिससे वो अपनी इच्छा से बंदूक छोड़ने को तैयार हो और पूरे इलाके में उसके आतंक का खात्मा हो। मलखान सिंह के गैंग के अपने नियम और सख्त कायदे थे। मलखान सिंह ने अपने गिरोह के लोगों को महिलाओं का सम्मान करने का सख्त आदेश दिया था। महिलाओं का अपमान करने वालों के लिए मलखान सिंह के इंसाफ की किताब में किसी तरह की कोई रियायत नहीं थी, और यही कारण था कि दुश्मन गिरोह के लोग भी मलखान सिंह के गिरोह के कायदे और नियम से कतराते थे।
कहा जाता है कि अगर कोई रेप करता था तो मलखान सिंह उसे सबके सामने सरेआम सजा देता था। और इसी के चलते चंबल के गांव के कई लोग मलखान सिंह से ना सिर्फ डरते थे बल्कि गांव के कई लोग उसे अपना रक्षक भी मानते थे। कहा जाता है कि 70 के दशक में चंबल के बीहड़ में करीब 654 दस्यु गिरोह एक्टिव थे। इनमें माधो सिंह, मोहर सिंह के साथ साथ मलखान सिंह एक बड़ा नाम था। बीहड़ के दुर्गम घाटियां इन दुर्दांत अपराधियों के लिए शरण स्थली थी, क्योंकि जहां से दस्यु इलाके से पूरी तरह वाकिफ थे, वहीं पुलिस प्रशासन के लिए उनके खिलाफ कोई भी ऑपरेशन चलाना आत्मघाती कदम उठाने जैसा था। ऐसे में सरकार के लिए मलखान की दहशत खत्म करने का जो मुफीद रास्ता नजर आया वो सरेंडर ही था। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में उसका वो दबदबा हुआ कि उसके लिए सरकार बहुत चिंतित थी। सेंट्रल गवर्नमेंट में इंदिरा गांधी उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थी और अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे। तो एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई और तीनों स्टेट की पुलिस उसको बीहड़ के अंदर तलाश करने लगी, परंतु उसका खौफ इतना ज़्यादा था कि कोई भी उसके बारे में मुखबरी करते हुए डरता था। बल्कि उसकी जो भूमिका थी एक रॉबिन हुड की थी, पर गरीब परिवारों की मदद करना और किसी के साथ जाति ना हो ये इसका ध्यान रखना। इवन पुलिस वालों के साथ भी उसका बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रहता था। कई बार पुलिस उसकी जद में आए, परंतु उसने पुलिस वालों को मारा नहीं, केवल उनको किसी भी तरह से समझाकर, बुझाकर, धमकाकर या छोटी मोटी प्रताड़ना देकर उनको छोड़ दिया गया। इसी क्रम में उसने लगभग 94 केसेज उसने उसकी इन्वॉल्वमेंट रही। दरअसल जिस तरह से 70 के दशक में चंबल का पूरा इलाका इन दस्यु गिरोहों के आतंक में जी रहा था, उसको लेकर सरकार के साथ साथ कई राजनीतिक और सामाजिक हस्तियां भी संजीदा थी। यही कारण है कि इन डाकुओं के सरेंडर को लेकर गंभीर प्रयास शुरू किए गए। इनमें सबसे बड़ा नाम था सर्वोदयी नेता जयप्रकाश नारायण का। इन कोशिशों ने धीरे धीरे अपना रंग दिखाना शुरू किया। इस दिशा में ऐतिहासिक सफलता मिली। 14 अप्रैल 1972 को जब मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के धरारा गांव में मोहर सिंह और माधो सिंह जैसे दुर्दांत डाकुओं के नेतृत्व में 200 से अधिक डाकुओं ने महात्मा गांधी की तस्वीर के सामने अपने हथियार डाल दिए, उस समय गांधी की जय, जेपी की जैसे पूरा बीहड़ गूंज उठा। हालांकि उसकी जब तमाम जो प्रक्रियाएं, कानूनी प्रक्रियाएं हुई, वो उन चीज़ों से भागा रहा। उसके खिलाफ तमाम तरह के वारंट जारी हुए और तमाम तरह की चीज़ें हुई, परंतु धीरे धीरे सरकार ने कोशिश की कि किसी तरह से उसको सुधार कार्यक्रम के दौरान मेन स्ट्रीम में लाया जाए। इसी क्रम के अंदर जो अर्जुन सिंह थे उन्होंने उसकी पहल की और 3 पत्रकारों के द्वारा एक निगोशिएट किया गया कि किस तरह उसको सरेंडर कराया जाए। और मलखान सिंह कुछ शर्तों के साथ सरेंडर करने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा कि मेरे किसी सदस्य को, मेरे किसी गैंग के मेंबर को, क्योंकि लगभग 100 से ऊपर उसके गैंग के मेंबर्स थे और उसमें मोस्टली नवयुवक थे, तो उसने कंडीशन रखी कि उसमें किसी को भी फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी। आप उसके खिलाफ जो भी मुकदमा है आप अदालत के अंदर चलें, यदि अदालत सजा देती है तो वो मंजूर करेंगे। इसी क्रम के अंदर 15 जून 1982 को उसने अपने सरेंडर का ऐलान कर दिया और तत्कालीन चीफ मिनिस्टर अर्जुन सिंह उस गांव में मौजूद रहे जब उसका सरेंडर किया गया। जिस तरह से सरकार के पुनर्वास कार्यक्रम से इत्तेफाक रखते हुए डाकू बीहड़ की अपनी जिंदगी से निकलकर मुख्य धारा में लौट रहे थे, उससे लग रहा था कि आने वाले सालों में ये पूरा इलाका डाकू की दहशत से मुक्त हो जाएगा और लोग अमन चैन की जिंदगी गुजार सकेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी था दस्यु राज मलखान का आत्मसमर्पण, क्योंकि मलखान के सरेंडर के बिना इस अभियान की सफलता मुश्किल थी। ऐसे में मलखान सिंह के सरेंडर को लेकर सरकार की ओर से कई कोशिशें शुरू। इसके साथ ही कई सामाजिक संगठनों और पत्रकारों के जरिए मलखान सिंह के हथियार डालने के लिए राजी होने की खबरें आनी शुरू हो गई। हालांकि इतना आसान नहीं था, क्योंकि 3 दशकों से भी ज्यादा समय तक बंदूक की दम पर बीहड़ों में राज करने वाला मलखान सिंह इतनी आसानी से हथियार डालने को तैयार नहीं था और उसने सरेंडर के लिए सरकार के सामने कई कड़ी शर्तें रखी, जिनमें सबसे बड़ी शर्त ये थी कि गैंग के किसी भी मेंबर को मौत की सजा नहीं दी जा सकती।
एक ऐतिहासिक घटना के रूप में तमाम टेलीविजन, सोशल मीडिया, अखबारों ने उसको दिखाया। बताया जाता है कि लगभग 40,000 लोग उस दृश्य को देखने के लिए आए। इवन जो पुलिस ऑफिसर थे या पुलिस वाले थे, वो भी मलखान सिंह की एक झलक देखने के लिए लालायित थे कि कैसा मलखान सिंह लगता है, जिसका दबदबा पूरे इलाके के अंदर है। पूरे एक एसटीएफ उसको तलाश करती रही है, जो आज खुद सरेंडर कर रहा है। उसके बाद उसका दिशा और दशा सब कुछ बदल गई। उसने राजनीति में हिस्सा लिया। पहले उसने बीजेपी के एक एमएलए जो कैंडिडेट थे, उनको उसने सपोर्ट किया। उसके दोहराहा क्षेत्र से वो इलेक्शन लड़ रहे थे, लोहिया ग्रुप से थे। उसके बाद उसने खुद भी एमएलए का इलेक्शन लड़ा, हालांकि वो हार गया। परंतु उसकी जो पत्नी थी, उनको उसने प्रधान के तौर पर, सरपंच के तौर पर खड़ा किया। चूंकि उसका कोई राइवल नहीं था, इसलिए उसकी पत्नी इलेक्शन जीत गई और गांव की प्रधान बनी। आखिरकार 15 जून 1982 वो वक्त आया जब दस्यूराज मलखान सिंह मध्य प्रदेश के भिंड में करीब 30,000 लोगों के बीच किसी नायक की तरह सामने आया। लंबा, दुबला, पतला, उसी पुलिस की वर्दी में जिसके खिलाफ सालों तक लड़ाई लड़ी। मलखान ने किसी रोमन विजेता की तरह अपने हथियारों के साथ सरेंडर कर दिया। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के शासनकाल की शायद ये सबसे बड़ी घटना थी। सरेंडर के बाद मलखान सिंह को करीब 6 साल की सजा हुई और 1989 में मलखान को जेल से रिहा कर दिया गया। अपहरण और डकैती के तकरीबन 94 मामलों में नाम आने के बाद 15 जून 1982 को डकैत मलखान सिंह ने मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री के सामने सरेंडर कर दिया, जिसके चलते मलखान सिंह को 6 साल की सजा हुई। और जब मलखान सिंह जेल से बाहर आया तो वो सीधा राजनीति से जुड़ गया। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मलखान सिंह ने बीजेपी के पक्ष में प्रचार भी किया और कांग्रेस के खिलाफ खुलकर बयानबाजी भी की। चंबल का शेर कहे जाने वाला मलखान अब 83 साल की उम्र पार कर चुका है। फिलहाल वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रहता है। बीहड़ के इस राजा ने सियासत में भी अपने हाथ आजमाए, लेकिन पूरी तरह नाकाम रहा। आज लोग मलखान सिंह से डरते नहीं। उनके साथ कोई सेल्फी लेता है तो कोई उसकी दहशत की दास्तां उसकी जुबानी सुनना चाहता है। हाँ, आज भी कई लोग मलखान को देखकर इस सोच में जरूर पड़ जाते हैं कि क्या ये वही मलखान है जिसका नाम सुनकर आम लोगों के साथ साथ पुलिस वालों की भी घिघिया बन जाती है। फिलहाल इस शीटर में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।